नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल इजी ब्रीजी बायोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 8th साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है और उसे कैसे आप तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये बताओ, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। हमारी बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें भोजन करने की ज़रूरत पड़ती है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में जैसे आप बोल रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, रनिंग कर रहे हो या कोई भी चीज़ें आप कर रहे हो, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? फूड से। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड से हमें एनर्जी मिलती है। कीप्स अस हेल्दी। फूड हमें हेल्दी बना कर रखता है, स्वस्थ बना कर रखता है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एज वेल एज रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज टिश्यू। फूड हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, यानी हमारी ग्रोथ, जो हम बढ़ रहे हैं, चाहे वो लंबाई बढ़ रही हो और किसी भी तरीके की जो डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, मेंटल, फिजिकल, एनी डेवलपमेंट, एज वेल एज रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज टिश्यू। जो हमारी बॉडी में रोज़ नए टिश्यू बन रहे हैं या जो टिश्यू डैमेज हो रहा है, उनका जो रिपेयर का काम है कौन करता है? फूड करता है। वेयर डू वी गेट फूड। हमें ये फूड कहाँ से मिलता है? आप ये जो भोजन कर रहे हो ये कहाँ से मिलता है? आप कहोगे प्लांट से मिलता है। बिल्कुल सही। या तो हम प्लांट प्रोडक्ट से अपना भोजन लेते हैं या फिर एनिमल से या फिर एनिमल प्रोडक्ट से। वी एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर आवर फूड। यानी कि जो हम हैं, यानी जो एनिमल्स होते हैं, वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं करते, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर किस चीज़ की है? वीट प्लांट की है, गेहूँ के पौधों की है, जो एक साथ लगाए गए हैं। तो अब हम जानते हैं, जब प्लांट्स को एक साथ लार्ज स्केल पे ग्रो कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं और ये क्यों कराया जाता है? टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर अ लार्जर पॉपुलेशन फार्मिंग इज़ डन। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि एक जो इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है, भोजन की आवश्यकता है, उसको पूरी करने के लिए क्या किया जाता है? फार्मिंग, कृषि या फिर खेती की जाती है। व्हेन वी कल्टिवेट सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल एट वन प्लेस, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। यानी कि जब एक जगह पे, एक लार्ज स्केल पे एक तरीके के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो वो आपने जाना क्रॉप किसे कहते हैं और ये क्रॉप कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग क्यों की जाती है? ताकि एक लार्ज पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट। For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of a wheat। अगर हम कह रहे हैं crop of wheat, जैसे आपको पीछे इमेज में दिखाई दे रहा था crop of wheat, इसका मतलब क्या हुआ? उस फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स लगाए जाएंगे वो किस चीज़ के होंगे? वीट के। हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। हमारी कंट्री में क्रॉप्स को सीज़न के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स को बांट दिया गया है कि इस सीज़न में होने वाले क्रॉप्स को हम क्या कहेंगे, इस सीज़न में होने वाले क्रॉप को क्या कहेंगे, और इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर हम देखें सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स 3 टाइप के होते हैं: खारीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड जैद क्रॉप्स। तो खारीफ क्रॉप कौन से होते हैं? जो कि रेनी सीज़न में लगाए जाते हैं, यानी बारिश के मौसम में जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? खारीफ क्रॉप्स। अब ये रेनी सीज़न होता कब से कब तक है? तो रेनी सीज़न इंडिया में जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं? पैडी यानी कि धान या फिर राइस जिसे आप कहते हो, मेज़, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, और कॉटन यानी कपास। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कंट्री में रेनी सीज़न यानी कि जून से सितंबर के बीच में ग्रो कराई जाती हैं। दूसरे टाइप का क्रॉप है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कब होते हैं? विंटर सीज़न में। विंटर सीज़न में होते हैं, यानी कि इनको पानी की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। विंटर सीज़न हमारी कंट्री में कब से कब तक होता है? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। तो कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं विंटर सीज़न में? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड,
लिनसीड। ये सारे क्रॉप्स विंटर सीजन में लगाए जाते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स। थर्ड टाइप के क्रॉप्स होते हैं जैद क्रॉप्स। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। Jet crops are grown in between खारिफ एंड राबी क्रॉप सीजन, यानी कि जब इन दोनों के बीच में, यानी खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स के सीज़न के बीच में जो 3 महीने का टाइम होता है, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, यानी कि एक के हार्वेस्ट होने से लेकर के दूसरे के ग्रो करने तक का जो बीच का टाइम पीरियड है, उसमें जैद क्रॉप्स लगा दी जाती हैं। तो वो कौन कौन से क्रॉप्स हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड ककम्बर। ये सारी चीज़ें को हम क्या बोलते हैं, जेड क्रॉप्स, जो कब लगाई जाती हैं, बिटवीन खारिफ एंड राबी क्रॉप सीजन। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हमें फसल उत्पादन करना हो, क्रॉप प्रोडक्शन करना हो, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। टोटल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें टोटल 7 स्टेप्स चाहिए होते हैं। 7 स्टेप्स में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। ये 7 स्टेप कौन कौन से हैं अभी देखते हैं हम। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर हमें क्रॉप ग्रो करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होगा ताकि हम उसमें अपना क्रॉप ग्रो करा सकें। अब सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सोइंग, उसमें बीज डालेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें खाद और फिर फर्टिलाइजर्स डालेंगे। फोर्थ हम क्या करेंगे, हमने खाद डाल दिया, बीज डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, उसमें इरिगेशन यानी कि पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने पौधों की देखभाल करेंगे, जो भी हमने क्रॉप्स लगाया उनको प्रोटेक्ट करेंगे। देन क्या होगा, हार्वेस्ट, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा, यानी कि उन्हें निकालने का टाइम आएगा। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। फिर हम उन्हें स्टोर कैसे करना है, कैसे आप तक पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से स्टोर करके रखना है ताकि फसल ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे स्टेप्स क्रॉप प्रोडक्शन में काम में आते हैं। कौन कौन से, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage। ये सारे स्टेप्स हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। कोई भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले, कोई भी प्लांट लगाने से पहले आप क्या करोगे, सॉइल को प्रिपेयर करोगे ताकि क्रॉप अच्छे से उसमें ग्रो कर पाए। अगर मैं आपको कुछ सीड्स दूँ और बोलूँ इसे आपको सॉइल में डालना है, लगाना है, तो आप क्या करोगे, क्लम्प्ड सॉइल में सीड्स डालोगे? नहीं, आप सॉइल को लूजन करोगे ताकि सीड्स आप इजीली सो कर पाओ। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग ऑफ द सॉइल। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, सॉइल के जो क्लम्प्स होते हैं उन्हें हम लूजन करते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, वाई लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सॉइल को लूजन अप करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, बिकॉज इट अलाउज द रूट्स टू गो डीपर इनटू द सॉइल। ताकि हम इसको लूजन क्यों करते हैं, ताकि जो प्लांट के रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर डीप डाउन जा सकें। सेकेंड, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स दैट एड ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करता है, अब अर्थवर्म जो होता है वो फार्मर का फ्रेंड होता है। अर्थवर्म को हम फार्मर का फ्रेंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थवर्म का एक्सक्रीटा होता है, जो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो मैन्योर की तरह वर्क करता है। इसलिए हम सॉइल को लूजन करते हैं ताकि अर्थवर्म और माइक्रोब्स सॉइल में ग्रो कर सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो उन्हें ग्रो करने में। अगर आप कभी अपने विलेज गए होगे तो आपने फार्मर्स को प्लोइंग करते हुए, यानी कि हल जोतते हुए ज़रूर देखा होगा। ये सॉइल को लूजन करने के लिए किया जाता है, और इसलिए भी किया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल अंदर से ऊपर की तरफ आ सके। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कम्स टू द टॉप एंड कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। ताकि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, जो ह्यूमस का पार्ट है, वो ऊपर आ सके और उसे प्लांट्स ईजिली यूज़ कर सकें। द प्रोसेस यूज टू लूजन एंड टर्न ऑन द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। जो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे सॉइल को लूजन अप किया जा रहा है और सॉइल को टर्न ऑन किया जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग करते हुए आपने अपने विलेज में किसानों को देखा होगा, ठीक है, हल जोतते हुए। यहाँ पे जो हो रहा है ये प्लोइंग हो रहा है ट्रैक्टर्स के थ्रू, यानी मशीन्स के थ्रू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर प्लोइंग।
प्लोइंग के लिए कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है, कौन से एग्रीकल्चरल टूल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसान किसका यूज़ कर रहा है, बैल का, और एक उनके पास क्या है, ये प्लो है। प्लो के 3 पार्ट्स हैं, बीम, प्लो शाफ्ट एंड प्लो शेयर। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। प्लो मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस और कैमल्स। प्लोइंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लो का। ये जो प्लो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। और इन्हें ड्रॉ कौन करता है, इन्हें खींचता कौन है, बुल्स और हॉर्सेस और कैमल्स। जनरली तो बैल ही खींचते हैं, बुल्स के द्वारा ही खींचा जाता है। Being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. प्लो का यूज़ जो है ना बहुत काफ़ी पहले से किया जा रहा है, या एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से किया जा रहा है। सॉइल को टर्न करने के लिए, सॉइल को लूजन अप करने के लिए, सॉइल की टिलिंग के लिए प्लो का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लो के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट जो है प्लो के वो 3 हैं, प्लो शेयर, प्लो शाफ्ट एंड बीम। प्लो शेयर क्या है, ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप का जो आयरन का स्ट्रिप दिख रहा है, ये क्या है, प्लो शेयर। दूसरा पार्ट है प्लो शाफ्ट, ये जो लॉन्ग रॉड दिख रही है आपको वुड के, ये क्या है, प्लो शाफ्ट। ठीक है, ये जो प्लो शाफ्ट होता है एक तरफ से किससे अटैच होता है, प्लो शेयर से, और दूसरी तरफ से अटैच होता है बीम से। ये जो बीम है, ये जो आपको बैल के गर्दन के ऊपर दिखाई दे रहा है, नेक के ऊपर, ये क्या है, बीम। इसको बुल्स के नेक के ऊपर रखा जाता है। और ये जो प्लो शेयर है, ये हल जोतने का काम करता है, लूजनिंग ऑफ सॉइल का काम करता है। तो आपको प्लो के 3 पार्ट समझ में आए, प्लो शेयर, प्लो शाफ्ट एंड बीम। प्लो शेयर इज आयरन रॉड एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। प्लो शाफ्ट क्या है, एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है। और बीम क्या है, जो बुल्स के नेक पे रखा जाता है। तो एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट हमने प्लोइंग के लिए क्या देखा, प्लो। सेकेंड हम देखते हैं हो। हो क्या है, सिमिलर टू प्लो है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। हो का यूज़ किस लिए किया जाता है, सॉइल को लूजन अप करने के लिए, और जो कुछ वीड्स हो जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप के साथ ग्रो करने लगते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हो का यूज़ किया जाता है। पार्ट्स ऑफ अ हो आर लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, वही जो हमने सेम उसमें देखा था, लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन होती है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होती है आयरन की एक तरफ पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो जो ब्लेड की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है लंबा सा, ये क्या है, रॉड है। एक साइड में रॉड के बीम अटैच होता है, एक साइड में क्या अटैच होता है, बेंट प्लेट, यानी कि जो ये आयरन की प्लेट एक तरीके से एक झुका हुआ सा प्लेट है, वो एक तरफ से अटैच होता है। ये जब आगे आगे जैसे जैसे बुल मूव करता है, वैसे वैसे ये सॉइल को लूजन अप करते चले जाते हैं। तो आपको 2 पार्ट्स, 2 इम्प्लीमेंट समझ में आए, कौन कौन से, प्लो एंड हो। थर्ड इम्प्लीमेंट है जिसका प्लोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है कल्टीवेटर। अभी तक जो हमने देखा उसमें कौन इस्तेमाल कर रहा था उसे, फार्मर इस्तेमाल कर रहे थे, किसकी हेल्प से, बुल की हेल्प से, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। अब हम देखते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, इन मॉडर्न टाइम्स ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर आर यूज फॉर प्लोइंग, इट सेव्स लेबर एंड टाइम। अब उसी प्लोइंग के लिए जो हम बुल्स की हेल्प से करा रहे थे, जिसको फार्मर जो है बहुत मेहनत और टाइम लगा करके प्लोइंग करा रहा था, उसको बचाने के लिए आज के टाइम में क्या यूज़ किया जाता है, कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। इसमें बुल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसान को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन, एक ड्राइवर होता है, ट्रैक्टर के ऊपर बैठा होता है, और ये ट्रैक्टर के थ्रू सारी प्लोइंग या टिलिंग, लूजनिंग ऑफ सॉइल होती चली जाती है। ठीक है, तो कल्टीवेटर का फ़ायदा क्या होगा, ये टाइम बचाएगा और लेबर, यानी जो किसान की इतनी मेहनत लग रही थी उसे कम करेगा। नेक्स्ट, आफ्टर टिलिंग, leveling is done in which the big clumps of soil called crumbs are broken and leveled. Leveling the field helps in the process of sowing and irrigation. अब हमने टिलिंग कर लिया, यानी कि जो ब्रेक डाउन था क्लम्स का वो कर लिया। उसके बाद क्या किया जाता है, लेवलिंग किया जाता है, यानी सॉइल को बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है, ताकि जो
उसमें आसानी से सोइंग हो सके, हम बीज डाल सकें और इरिगेशन में हमें आसानी हो, इसलिए क्या किया जाता है, लेवलिंग। तो सबसे पहले हमने किया प्लोइंग। प्लोइंग के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, प्लो का, हो का एंड मशीन ड्रिवन, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर का, ठीक है। और प्लोइंग के बाद क्या किया जाता है, लेवलिंग, यानी कि सॉइल को बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है ताकि ईजली सोइंग एंड इरिगेशन पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग। अब हमने प्लोइंग कर दिया, सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे, यानी कि बीज डालेंगे। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग क्या है, सॉइल के अंदर सीड्स डालने का प्रोसेस है। विच काइंड ऑफ सीड्स शुड बी यूज। अब किस टाइप के सीड्स आपको यूज़ करने हैं ये आपको कैसे पता चलेगा। सीड्स तो कुछ ख़राब भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए एक एक्टिविटी है, ये आप भी कर सकते हो। इस एक्टिविटी को करने से पहले आप मुझे ये बताओ, कोई भी हल्की चीज़ पानी के ऊपर फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। अगर कोई भी आप हल्की चीज़ लेते हो, उसे पानी में डालते हो, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी या पानी के नीचे बैठ जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। तो आपका आंसर है हल्की है तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ ग्लास और बीकर और जग एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, देन एड अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीयर इट वेल। आपको क्या करना है कि एक हैंडफुल यानी कि पूरा हाथ भर के आपको गेहूँ लेना है, ठीक है। आप उसे क्या करोगे, उस गेहूँ को पानी में डालोगे। अब पानी में डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करना, ठीक है। बीकर या जग में जिसमें भी आपने पानी लिया है उसके अंदर आपने गेहूँ डाला, उसे अच्छे से आपको स्टीयर करना है, हिलाना है और कुछ देर के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। आप क्या देखोगे कि कुछ व्हीट सीड्स वाटर में नीचे बैठ गई हैं और कुछ सीड्स वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला आपको, कौन सी सीड्स फ्लोट करेंगे, जो लाइट वेट है एंड हॉलो है, यानी अंदर से खाली हैं और ये हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं होती क्योंकि इनके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या पता चला आपको, जो सीड्स के जो वाटर के लेवल पे आ गई हैं, जो फ्लोट कर रही हैं, पानी के ऊपर तैर रही हैं, वो कौन सी सीड्स हैं, वो हॉलो हैं, यानी उनके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। और जो नीचे बैठ गई हैं वो कौन सी हैं, अच्छी सीड्स हैं। Farmers should use good quality seeds that are clean, healthy and give high yield। तो किसान को कौन से सीड्स यूज़ करने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के हों, ठीक है, जो क्लीन हो, हेल्दी हो और जिनसे हाई यील्ड हो, यानी जिसकी उपज ज़्यादा हो। तो आपने देखा कि दो टाइप की सीड्स हुई, एक जो ऊपर है, जो ऊपर फ्लोट कर रही हैं वो तो बेकार हैं, और जो दूसरी टाइप की सीड्स जो नीचे बैठ गई हैं उनका वेट ज़्यादा है और ये सीड्स अच्छी क्वालिटी की होती हैं और इनका यील्ड भी ज़्यादा होता है। सो इन दिस वे वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ सीड्स। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अब सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने प्लोइंग के लिए प्लो, हो एंड कल्टीवेटर का यूज़ किया, वैसे ही सोइंग के लिए हम कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला ये ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है ये टूल। इसमें क्या होता है, एक फ़नल शेप का बॉक्स लिया जाता है जिसके अंदर सीड्स को डाला जाता है, ठीक है। और ये जो फनल है पाइप से अटैच होता है और इसके एंड्स काफ़ी शार्प होते हैं जो बिल्कुल अंदर सॉइल के अंदर तक जाते हैं। तो जब ये सीड्स हम फनल में डालते हैं तो इस पाइप से होते हुए कहाँ चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है। तो ट्रेडिशनली तो हम इसका यूज़ करते थे। अब किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। दिस सोज सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड इन इक्वल डेप्थ। इसके थ्रू क्या होता है, इसमें भी वैसा ही होता है, ऊपर एक बॉक्स सा होता है जिसके अंदर हम सीड्स डालते हैं और नीचे ये पाइप से लगे होते हैं, इनके थ्रू जो सीड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लगती जाती हैं, कहाँ पे, सॉइल के अंदर डलती जाती हैं। इट कवर्स सीड्स विथ सॉइल आफ्टर सोइंग सो दैट बर्ड्स डोंट ईट देम। ये सीड ड्रिल और क्या करता है, जैसे जैसे सीड्स सॉइल में डलती जाती हैं ऊपर से सीड्स को सॉइल से ढकता जाता है ताकि जो बर्ड्स हैं या दूसरे एनिमल्स उन सीड्स को ना खा पाएँ।
और इससे क्या होता है, टाइम और लेबर तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि जो वहाँ पे इसमें मेहनत कर रहे थे बुल्स और किसान, काफ़ी देर टाइम भी लगता है इसमें, और इसमें उतने अच्छे से सोइंग इक्वल डिस्टेंस पे हो भी नहीं पाती, और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस और बिल्कुल डेप्थ में जा कर के सीड की सोइंग होती है। इससे टाइम एंड लेबर सेव होता है। While sowing seeds, it is essential to make sure that अब बीज डालते टाइम, सोइंग करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, सीड्स आर हेल्दी एंड ऑफ हाई क्वालिटी, जो ये बीज हैं वो हेल्दी हों और हाई क्वालिटी के हों। दे आर प्लांटेड एट करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे कैन गेट प्रॉपर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। पहला तो ये हमने ध्यान रखा कि जो हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं वो हेल्दी हों और उनसे ईल्ड जो है ज़्यादा मिले, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के हों। दूसरा, हमें किस बात का ध्यान रखना है, ये जो सीड्स सो कर रहे हैं वो हम इक्वल डिस्टेंस पे करें, सबको प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए, ताकि ये जब प्लांट्स में कन्वर्ट हो ये सीड्स तो उनको प्रॉपर लाइट मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके सॉइल से, और प्रॉपर सनलाइट और वाटर भी मिल सके। They must be sown deep enough to protect them from animals and birds which might eat them, and wind which might blow them away, but not so deep that they may not get enough air to germinate. तीसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हम सीड सो कर रहे हैं वो अच्छे से अंदर डीप डाउन हो, ठीक है, ताकि जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उन्हें ना खा पाएँ, और हवा से वो विंड से वो उड़ भी ना जाए, ठीक है। पर इतना भी हमें अंदर नहीं डालना है कि उनको प्रॉपर एयर ही ना मिले और वो जर्मिनेट ही ना कर पाए, यानी ग्रो ही ना कर पाए। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जो हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, हेल्दी हों। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि वो करेक्ट डिस्टेंस पे हों, ताकि उनको प्रॉपर लाइट, न्यूट्रिशन और वाटर मिल सके। तीसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि डेप्थ उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा डाउन ना तो ज़्यादा ऊपर। ऊपर रहेंगे तो एनिमल्स और बर्ड्स उन्हें खा जाएंगे या हवा बहा ले जाएगा, और अगर ज़्यादा नीचे कर देंगे तो उनको एयर नहीं मिलेगी और वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें सीड सो करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज़, पहला हमने प्लोइंग देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा हमने देखा सोइंग। थर्ड स्टेप आता है, सोइंग कर दिया अब हमने, अब हम क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब बारी आती है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के ऐड करने की, ठीक है। आप भी अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हो ना, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम। आप जो खाना खाते हो वो तो खाते ही हो, इसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखते हो कि हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स मिलते रहे, ताकि आपकी ग्रोथ प्रॉपरली हो सके। तो प्लांट्स को भी प्रॉपर ग्रोथ, प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो, इसलिए उन्हें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के रूप में न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। When crop after crop is grown in the same field, the soil becomes poor in certain nutrients. ठीक है, जब आप एक ही जगह पे, एक ही फील्ड में एक क्रॉप लगाया, उसको हार्वेस्ट किया, फिर दूसरा क्रॉप लगाया, तो क्रॉप के बाद क्रॉप जब लगातार लगाए जाते हैं एक ही फील्ड में, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है ना वो कम हो जाती है। Manure and fertilizers are added to the soil to replenish it with nutrients to ensure healthy growth of plants. तो हम क्या करते हैं, जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे प्लांट्स को, तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम ऊपर से उनमें कुछ खाद और उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो सके, सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स आ सके, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ जो है अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है ये क्या कर रहे हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं, ताकि ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का कौन कौन सा तरीका हो सकता है, किस किस तरीके से हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स दोबारा से ऐड कर सकते हैं। एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर टू द सॉइल, सबसे पहला तो हम यही कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करें। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में आप कहोगे डिफरेंस क्या है, तो हम डिफरेंस डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले आप इतना जान लो कि मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और ये प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं।
फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होते हैं और ये प्लांट्स के लिए उतने अच्छे नहीं होते और इन्वायरमेंट के लिए भी फर्टिलाइजर्स अच्छे नहीं होते। तो हम सॉइल को रिप्लेनिश करने की बात कर रहे थे, सॉइल में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की बात कर रहे थे। तो ये कई तरीक़ों से किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करके सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। दूसरा, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं जो कि हमने फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया हुआ है। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं, लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड और फैलो बिटवीन टू क्रॉप्स। हम क्या कर सकते हैं, एक क्रॉप लगाया, वो हार्वेस्ट हुआ, तो उसके बाद हम कोई दूसरा क्रॉप नहीं लगाएंगे, उस फील्ड को खाली छोड़ देंगे और एक सीज़न खाली छोड़ने के बाद हम फिर से दूसरे सीज़न में क्रॉप लगाएंगे ताकि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से आ सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। चौथी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली टू अलाउ द सॉइल टू रिप्लेनिश विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हम अलग अलग तरीके के क्रॉप्स लगा सकते हैं जिनको अलग अलग न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हो। इससे क्या होगा, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट ईजिली हो पाएगा। तो हमने 4 तरीके से देखा सॉइल का रिप्लेनिशमेंट किया जा रहा है। ठीक है, किस किस तरीके से, सबसे पहले मैन्योर्स ऐड करके, दूसरा फर्टिलाइजर्स ऐड करके, तीसरा फील्ड को हमने खाली छोड़ दिया, चौथा क्रॉप रोटेशन से। आई होप आपको ये चारों सॉइल रिप्लेसमेंट के मेथड समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं मैन्योर्स क्या होते हैं। मैन्योर अभी मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल होते हैं। अब ये मैन्योर्स भी ना 3 तरीके के हैं। पहला है नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर, दूसरे को हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, और तीसरा होता है वर्मी कंपोस्ट। तो नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर कौन से होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। जो कैटल का वेस्ट यानी जो हमारे जो कैटल्स हैं जिसमें काऊ, बुफेलो, बुल्स और क्या गोट, ये सारे जो कैटल्स हैं इनका वेस्ट, ठीक है। और डोमेस्टिक वेस्ट में आप क्या ले सकते हो, साग सब्जियों के छिलके, पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर में आती हैं। इन सब का मिक्सचर भी हो सकता है या फिर इनको अकेले भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये भी मैन्योर की तरह वर्क करता है। इट कैन बी वेल रॉटेड प्लांट रेजिड्यूड, और प्लांट के जो रेजिड्यूज़ हैं जैसे कि फॉलन प्लांट्स के फ्लावर्स हैं, जो प्लांट के पार्ट्स गिर गए हैं ज़मीन पे, जैसे फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, तो ये जब पूरी तरीके से रॉटन हो जाते हैं, पूरी तरीके से सड़ गल जाते हैं, तो ये भी मैन्योर की तरह एक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहला मैन्योर देखा नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर, जो किससे प्रिपेयर हो रहा है, प्लांट रेजिड्यूज से, डोमेस्टिक वेस्ट से और कैटल के वेस्ट से। ठीक है, दूसरा जो हमारा मैन्योर है उनको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। ये क्या होते हैं, ये बायो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें बायो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। These are the nitrogen fixing organisms that are widely used in organic farming. ये क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है जहाँ पे कोई भी केमिकल, किसी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। These include rhizobium, azobacter, blue-green algae, mycorrhiza, a type of fungi that increases phosphorus uptake in fruit crops like papaya and citrus fruit. तो ये बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोराइजा। ये सारे क्या करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन क्या है, प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसके थ्रू वो प्रोटीन वगैरह या अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। और माइकोराइजा क्या करता है, एक तरीके का ये फंजाई है। बाकी जो हमने पढ़े ये तो बैक्टीरिया थे, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर ये बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये एल्गी है, और एक माइकोराइजा क्या है, फंगस है। ये क्या करता है, सॉइल के अंदर फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ा देता है। फॉस्फोरस पपाया और सिट्रस फ्रूट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उनके लिए माइकोराइजा का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो मैन्योर है वो है वर्मी कंपोस्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपोस्ट विच इज़ मेड यूजिंग अर्थवर्म। अर्थवर्म का इस्तेमाल करके, देखो अर्थवर्म को सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है। हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा कि ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो
बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और मैन्योर की तरह एक्ट करता है। तो जब हम अर्थवर्म को सॉइल के अंदर काफ़ी मात्रा में छोड़ देते हैं ताकि सॉइल जो है वो न्यूट्रिशियस हो सके, तो उसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो 3 तरीके के आपने मैन्योर्स देखे, कौन कौन से? नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड वर्मी कंपोस्ट। अब मैन्योर्स के बाद बारी आती है फर्टिलाइजर्स की। ये जो आपको पैकेट से दिखाई दे रहे हैं ना, ये है फर्टिलाइजर्स। ये केमिकल्स जो होते हैं फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। यानी कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं क्या होता है, केमिकल्स होते हैं एक तरीके के, और इनमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होते हैं। यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही में अटैच कर दें, एक ही फर्टिलाइज़र में बना दें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि कोई फर्टिलाइज़र जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होता है। फॉर एग्जांपल यूरिया, ये फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल है। यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, पोटाश, सुपर फॉस्फेट, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं? फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। Fertilizers help farmers in getting better yield of crops such as wheat, paddy and maize. Fertilizers से क्या होता है? इससे क्या होगा? फार्मर्स को बेटर यील्ड मिलेगी, यानी कि उपज ज़्यादा मिलेगी, पैसे ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा पॉपुलेशन की जो है वो नीड जो है फूड की वो पूरी हो पाएगी। इसलिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइज़र्स का छिड़काव किया जा रहा है। और ये जो छिड़काव कर रहे हैं, इन्होंने खुद भी मास्क वियर किया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये अंदर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल होता है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स का अगर यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, तो उससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो इंक्रीजेस वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि इनमें केमिकल्स है। जब ये इरिगेशन के थ्रू कहीं भी जाते हैं, पानी के अंदर बह के जाएंगे, तो उससे क्या होगा? वाटर पोल्यूशन होता है। सो वी शुड सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। इसलिए हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, सॉइल के लिए भी हानिकारक है और पोल्यूशन भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए फर्टिलाइजर्स की जगह हमें किसका यूज़ करना चाहिए? मैन्योर्स का। और हमने क्या पढ़ा था? क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं या फिर फील्ड को हम खाली छोड़ सकते हैं। जो हमने सॉइल रिप्लेनिशमेंट के अदर मेथड्स पढ़े थे ना, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अभी हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देखा। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? पहला तो डिफरेंस आपको पता है क्या है, कि मैन्योर जो है वो नेचुरली बनाए जाते हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल होते हैं और फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज़। हमने मैन्योर के बारे में अभी पढ़ा है कि मैन्योर 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि प्लांट रेसिड्यूज से और कैटल डंग से और डोमेस्टिक वेस्ट से बनाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, और तीसरा पढ़ा था वर्मी कंपोस्ट। तो ये सारे क्या है? नेचुरल है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, इनऑर्गेनिक है, ठीक है, जो कि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर। दूसरा पॉइंट आप देखो, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्योर को हम आसानी से फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी खेत में बनाया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज़ के अंदर। तीसरा, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर क्या होता है? सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस बनाता है। और फर्टिलाइजर्स डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स हमने बताया था अभी कि ये किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, इससे कोई ह्यूमस सॉइल में प्रोड्यूस नहीं होता, सॉइल की फर्टिलिटी को ये ख़राब करते हैं। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अभी मैन्योर जो होते हैं मेनली ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं, इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स उतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इनको न्यूट्रिएंट रिच ही बनाया जाता है फैक्ट्री में, ठीक है। ये किसी ना किसी प्लांट न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ठीक है। मैन्योर्स डू नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। मैन्योर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है फिक्स रेशियो में नहीं होते,
इतना परसेंट नाइट्रोजन है, इतने परसेंट फॉस्फोरस है, या पूरा नाइट्रोजन, पूरा फॉस्फोरस, पूरा सोडियम, इस तरीके से नहीं होता। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स का रेशियो फिक्स होता है। एग्जाम्पल्स क्या है मैन्योर के, प्लांट रेजिड्यूज, वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल क्या है, NPK, यूरिया, पोटैश, सुपर फॉस्फेट, ये सारे एग्जाम्पल्स फर्टिलाइजर्स के हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या था, पहला कि ये नेचुरल है और ये फर्टिलाइजर्स मैन मेड है। मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तीसरा, मैन्योर ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल में, फर्टिलाइजर्स ह्यूमस ऐड नहीं करते। मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होती है और फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। पांचवा, इनमें मैन्योर्स में कोई न्यूट्रिएंट जो है फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते और फर्टिलाइजर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। और मैन्योर्स के एग्जाम्पल लास्ट में बता देना, प्लांट रेजिड्यूज, वर्मी कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल NPK, यूरिया, पोटैश, सुपर फॉस्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स बच गए, जिसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से, इरिगेशन बच गया, ठीक है, इरिगेशन के बाद हार्वेस्टिंग है, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम वीड्स है और स्टोरेज है। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन आंसर्स टाइम है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल्ड। सॉइल को लूजन और टर्न करने का जो प्रोसेस है, सॉइल को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, ये किसकी हेल्प से किया जा रहा था, प्लो की हेल्प से, हो की हेल्प से, या फिर ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर की हेल्प से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू वेज ऑफ सोइंग द सीड्स। सीड्स को सो करने का, सीड्स को ज़मीन में डालने का कौन से दो तरीके हैं। तो हमने पढ़ा था, एक तो ट्रेडिशनली जो किया जाता है बुल्स के थ्रू, फेनल के थ्रू डाला जाता है, और दूसरा सीड ड्रिल के थ्रू। ठीक है, सीड्स कैन बी सोन मैनुअली हम डाल सकते हैं बुल्स का यूज़ करके, या फिर सीड ड्रिल्स के थ्रू। थर्ड क्वेश्चन, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अभी जब हमने खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि कुछ क्रॉप्स जो होते हैं वो रेनी सीजन में लगाए जाते हैं। तो ये जो क्रॉप है, पैडी का क्रॉप है, धान का जो फसल है, इसे हम विंटर सीजन में क्यों नहीं लगा सकते। तो आंसर साफ है, रेनी सीजन में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत, वाटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है। पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, इसलिए इन्हें रेनी सीजन में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the substances which are added to the soil in the form of nutrients called। उन substances को, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं जिनसे प्लांट्स को ऊपर से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द डेप्थ एट विच सीड्स आर प्लांटेड इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है कि किस गहराई में सीड्स को प्लांट किया जा रहा है, सोइंग किस डेप्थ में की जा रही है। हमने डिस्कस किया था एनिमल्स और बर्ड्स से बचाने के लिए और उनको एयर प्रॉपर मिल सके इसलिए। पहला, इफ़ द सीड इज़ प्लांटेड टू डीप देन इट विल नॉट गेट इनफ सनलाइट टू जर्मिनेट। अगर बहुत ज़्यादा अंदर होगा तो उसको एयर नहीं मिलेगा सीड को, और सनलाइट नहीं मिलेगा और वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अगर इफ़ द सीड इज़ प्लांटेड टू शैलो एंड इट विल नॉट गेट सॉइल टू सपोर्ट जर्मिनेशन। और अगर बहुत ऊपर रहेगा तो हो सकता है कि एनिमल और बर्ड्स जो है उसे खा जाए, ईट कर जाए, या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको जर्मिनेशन के लिए सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर सीड्स बहुत ऊपर लगा दिए गए, अंदर हमने नहीं लगाया है, तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा प्लांट्स को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर थे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।